दोस्तों, आज से 100 साल पहले दुनिया में देश नाम का कोई शब्द था ही नहीं, क्योंकि उस समय राजा महाराजाओं के बड़े बड़े एम्पायर यानी कि साम्राज्य हुआ करते थे, जिनके नीचे छोटे छोटे राजा अपने इलाकों पर शासन करते थे। इतिहास में भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य मौर्य साम्राज्य था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। यह आखिरी ऐसा साम्राज्य था जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और उनके वंशजों ने एशिया के सबसे बड़े हिस्से पर शासन किया था। और उस समय मौर्य साम्राज्य के अखंड भारत में नेपाल भी शामिल था। लेकिन ये आखिरी बार था जब कोई शासक अपनी ताकत से नेपाल को अपने साम्राज्य में शामिल कर पाया था, क्योंकि इसके बाद भारत में जितने भी हमले हुए, चाहे उसमें मुगल शासक हो या फिर अंग्रेज, कोई भी नेपाल को अपने कब्जे में नहीं कर पाया। यहाँ तक कि तिब्बत पर हमला करने के बाद भी चीन कभी भी नेपाल पर हमला नहीं कर सका। इसीलिए नेपाल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसे हजारों सालों के इतिहास में कभी भी कोई शासक अपना गुलाम नहीं बना सका। तो आखिर ऐसा नेपाल में क्या है जिसके चलते इस छोटे से देश पर दुनिया के बड़े बड़े आक्रमणकारी भी अधिकार नहीं कर पाए, और आखिरकार क्यों अपने 100 सालों के राज में भी मुगल शासक नेपाल पर कब्जा नहीं कर पाए और नेपाल को भारत में नहीं जोड़ पाए। दोस्तों, नेपाल और भारत के इतिहास को देखा जाए तो आज से करीब 1600 साल पहले मौर्य साम्राज्य के एक छोटे से समय काल के दौरान नेपाली हिस्सा मौर्य साम्राज्य में शामिल था। लेकिन जल्दी ही चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य एम्पायर टूट गया और नेपाल के साथ साथ भारत के कई बड़े साम्राज्य मौर्य साम्राज्य से अलग हो गए और कई दूसरे छोटे राजा उभरे। इस समय भारत में कोई भी बड़ा साम्राज्य नहीं था, बल्कि छोटे छोटे राज्य थे जिन पर छोटे राजा शासन करते थे और एक दूसरे की संपत्ति और जमीनों के लिए लड़ते थे। लेकिन इसके बावजूद भी उस समय भारत की अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा बड़ी थी। उस समय भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और भारत की जीडीपी उस समय पूरी दुनिया की जीडीपी का करीब 30% थी। इसी कारण भारत की अर्थव्यवस्था से दुनिया के कई आक्रमणकारी राजा भारत की तरफ आकर्षित हुए, जिसके बाद मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया और इस तरह 1526 में पानीपत की विजय के बाद बाबर ने भारत के बड़े इलाकों पर मुगल एम्पायर की शुरुआत की और वह मौर्य एम्पायर के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा एम्पायर बन गया। लेकिन इसके बावजूद भी मुगल साम्राज्य के शासक कभी भी नेपाल को मुगल साम्राज्य में शामिल नहीं कर पाए। ऐसा नहीं था कि मुगल राजाओं ने नेपाल को मुगल साम्राज्य में शामिल करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि उन्होंने कई बार नेपाल पर आक्रमण किया और नेपाल की राजधानी को लूटा, लेकिन वे नेपाल पर कब्जा करने में कामयाब नहीं हो सके। मुगलों द्वारा नेपाल पर किए गए 2 बड़े हमलों के बारे में हमें इतिहास में देखने को मिलता है। विदेशी ताकतों द्वारा नेपाल पर कब्जा करने की नाकाम कोशिशें। नेपाल पर पहला आक्रमण 12वीं और 13वीं शताब्दी में शमसुद्दीन शाह इलियास नाम के इस्लामिक आक्रमणकारी द्वारा किया गया, जिसने बहुत बड़ी सेना के साथ नेपाल पर आक्रमण करने की कोशिश की। इसकी सेना का सामना नेपाल की एक छोटी सी टुकड़ी, जिसे गोर की सेना के नाम से जाना जाता था, उससे हुआ। गोर की सेना को नेपाली पहाड़ों की काफी अच्छी जानकारी थी, जिसके कारण उन्होंने बड़ी आसानी से इस्लामी आक्रमणकारियों को रोक दिया और शमसुद्दीन शाह को इस युद्ध में बहुत ही बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 18वीं शताब्दी में भी एक बंगाली सुल्तान मीर कासिम ने एक बहुत ही बड़ी सेना के साथ नेपाल पर हमला किया। उसका प्रयास भी बहुत बुरी तरह असफल रहा और उसकी सेना के काफी सैनिक नेपाल के पहाड़ों में भूख और प्यास के कारण मर गए। नेपाल दिखने में भले ही छोटा सा देश हो, लेकिन नेपाल को जीत पाना नामुमकिन था। नेपाल दुनिया में सबसे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में से एक है, जिसमें दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों में से 8 पर्वत नेपाल में आते हैं। नेपाल में सिर्फ ऊंचे पर्वत ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर खाने पीने की समस्या भी एक बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी है, जिस कारण इस इलाके में बहुत ही बड़ी सेना को लेकर जाना और इस ठंडे इलाके में युद्ध कर पाना किसी भी आक्रमणकारी के लिए नामुमकिन हो जाता है। नेपाली गोरखाओं को इस इलाके में युद्ध करने की रणनीति का अनुभव
अनुभव हैं, लेकिन जब दूसरे आक्रमणकारी यहाँ पर आकर युद्ध लड़ते हैं तो उनकी क्षमता और अनुभव किसी भी काम का नहीं होता। उदाहरण के लिए मुगलों ने जब नेपाल पर बहुत ही बड़ी सेना के साथ हमला किया तो उनकी सेना का बहुत ही बड़ा हिस्सा हाथी और घोड़े नेपाल के ऊंचे ऊंचे पर्वतों को पार ही नहीं कर पाए और बड़ी संख्या में मुगलों के हाथी और घोड़ों ने इन पहाड़ी इलाकों में ही अपना दम तोड़ दिया। इसके अलावा यहाँ पर किसी इंसान का भी बच पाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए जब मुगलों ने नेपाल पर हमला करने की कोशिश की तो मुगलों की सेना के सैनिकों ने यहीं पर दम तोड़ दिया, जिसके बाद मुगल ये समझ चुके थे कि नेपाल पर आक्रमण करना एक सही रणनीति नहीं है, जिसके बाद उन्होंने नेपाल को उनकी आजादी के साथ छोड़ दिया। इसके अलावा नेपाल को अपने अंदर लेना मुगलों को ज्यादा फायदेमंद भी नहीं लगा, क्योंकि नेपाल पहले से ही मुगल शासकों की सहायता करता रहता था। नेपाल मुगल साम्राज्य और तिब्बत के बीच एक अच्छा व्यापार का रास्ता देता था, जिस कारण अगर मुगल नेपाल पर कब्जा भी कर लेते तो उनके तिब्बत से रिश्ते खराब हो सकते थे और उस समय मुगल अपने व्यापार में इतना बड़ा नुकसान नहीं देख सकते थे। वैसे आप यह सोच रहे होंगे कि नेपाल एक गरीब देश था, इसीलिए मुगलों ने नेपाल पर कब्जा करने की ज्यादा कोशिश नहीं की, लेकिन आपको बता दूं कि नेपाल कोई भी गरीब देश नहीं था, बल्कि नेपाल तो बहुत ही लंबे समय से तिब्बत, चाइना और भारत के बीच व्यापार का केंद्र था, जिसके कारण अपने आप नेपाल की अर्थव्यवस्था हमेशा से ही मजबूत रही है। पर नेपाल से ज्यादा मजबूत अर्थव्यवस्था भारत की थी। नेपाल को जीतने में जितना मुगलों को नुकसान झेलना पड़ता, उसके बदले में उसे जीत कर उन्हें इतना फायदा नहीं होता, क्योंकि उस समय नेपाली लोग काफी उग्र हुआ करते थे और मुगल ये भी जानते थे अगर उन्होंने नेपाल पर कब्जा भी कर लिया तो यहाँ के लोग विरोध कर सकते हैं और मुगल साम्राज्य को काफी हानि पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही अगर दिल्ली से सेना बुलाकर यहाँ पर इन्हें रोकने की कोशिश की जाए तो इतनी बड़ी सेना को यहाँ लाकर सैन्य कार्रवाई करने में काफी खर्च हो जाएगा, जो कि आर्थिक स्थिति से भी मुगलों को सही नहीं लगा। इसके अलावा नेपाल के प्रदर्शनकारी पूरे भारत में फैल सकते थे, जिस कारण भारत में भी मुगल साम्राज्य की नींव कमजोर हो सकती थी। यानी कि हमला करके नेपाल को अपने कब्जे में लेना मुगलिया खजाने और उनके साम्राज्य का नामो निशान मिटा सकता था। इसीलिए मुगलों ने ये तय किया कि नेपाल पर हमला करने से अच्छा उनके साथ दोस्ती करना होगा और ऐसा ही मुगलों ने बाद में किया भी, जिसके बाद मुगलों और नेपाली लोगों के बीच अच्छे रिश्ते स्थापित किए गए, जिसके बाद तिब्बत और भारत के बीच बड़े पैमाने पर व्यापार किया जाने लगा। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था को भी एक काफी अच्छा बूस्ट मिला। उस समय जो भारत की अर्थव्यवस्था विदेशी आक्रमणकारियों से कमजोर पड़ गई थी, उसने एक बार फिर तेजी पकड़ी। इतिहास में बताया जाता है कि मुगल शासन के दौरान भी भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की 22% थी। यह भी एक बड़ा कारण था कि मुगलों ने धीरे धीरे अपना ध्यान नेपाल से हटाकर भारत के दूसरे छोटे राज्यों पर लगाना शुरू कर दिया और भारत में अपने शासन को मजबूत करते चले गए। और इसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद 1814 में अंग्रेजों और नेपाल के बीच एंग्लो नेपाल वॉर भी हुई। उस समय अंग्रेज पूरी तरह से तो नेपाल पर कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन नेपाल के बहुत ही समृद्ध इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। अंग्रेज चाहते तो उस समय नेपाल में और भी अंदर तक जा सकते थे, लेकिन इस युद्ध के बाद अंग्रेजों की हालत इतनी खराब हो गई थी कि नेपाल के साथ युद्ध करना अब उनके लिए संभव नहीं था। इसीलिए अंग्रेजों ने नेपाल के छोटे से हिस्से पर कब्जा करके उनके साथ सुगोली की संधि कर ली, जिसके बाद अंग्रेजों ने नेपाल को एक स्वतंत्र देश बना दिया। और इसके बाद कई नेपाली गोरखाओं ने अंग्रेजी हुकूमत में सैनिक बन के भारत में काम किया और इसके चलते कई नेपाली गोरखा सैनिकों ने भारत में चल रहे कई बड़े आंदोलन को दबाया। दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी कि नेपाल को कोई भी गुलाम क्यों नहीं बना सका। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आपको सचमुच में वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा।